देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कासिर। नाज़रीन, सियासी तनाव के दरमियान अहम पेशरफ देखने में आ रही है। मुस्लिम लीग में पॉलिसी चेंज नजर आना शुरू हो गया है। आज नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत बाज़ाब्ता संभालने का मुतालबा कर दिया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से तहरीक इंसाफ की तरफ मुफाहमत का हाथ भी बढ़ा दिया गया है। इरफान सिद्दीकी ने आज सेनेट में कहा कि हम तहरीक इंसाफ के खैरख्वाह हैं। तहरीक इंसाफ अगर मौलाना से बात कर सकती है तो हमसे क्यों नहीं करती। इसके अलावा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह के बयानात भी खुशायन नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एहतजाजी सियासत का सिलसिला जारी है। जनरल और ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला KP ने ना हिस्सा मिलने की सूरत में वफाक पर कब्जा करके हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। आज कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हम PTI की पाबंद सलासल खवातीन के लिए रैली निकालना चाहते हैं और ये कैदी वैन के दरवाजे खोल कर खड़े हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसे नहीं मानते। बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन पोल्स अपार्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती वुज़रा की तरफ से की गई पेशकश वाकई मुल्की सियासत और दो बड़ी जमातों को करीब लाने में कोई किरदार अदा कर सकती है। PTI किसी और से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी एक नए बहरान की जिसने अब की बार पंजाब का रुख कर लिया है। बात होगी किसानों की जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बम्पर फसल होने के बावजूद किसानों के लिए गंदम बेचना मुश्किल चैलेंज बन गया है। निगरान दौर में दरामद गंदम के बायस हुकूमती गोदामों में गुंजाइश महदूद हो गई। पुरानी गंदम की मौजूदगी में नई गंदम का मार्केट रेट 3000 तक गिर गया है। सोने पे सुहागा ये कि महकमा खुराक ने फौरी तौर पर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया है और बारिशों और ख़राब मौसम के बायस गंदम में नमी का तनासुब 10% से ज़ायद रहने का खदशा जाहिर कर दिया। इस सारी सूरत हाल में किसान पिसकर रह गए हैं। महंगे बीज, डीजल, खाद और बिजली के बिलों के खर्चों के बाद सूरत हाल किसानों में मायूसी और गुस्से को जन्म दे रही है। किसान की कमाई के वक्त ही फसल के रेट क्यों गिर जाते हैं, इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी इस कदर कमज़ोर क्यों है, ये आपके सामने रखेंगे। और आखिरी सेगमेंट में बात होगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद होने के बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया जाना, इसके पीछे मकासद क्या है? क्या अमेरिका पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखना चाहता है और साथ ही चीन की पाकिस्तान से कुर्बत से खौफजदा भी है? ये जानेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे बहुत कॉम्पिटेंट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद। सलमान आबिद साहब अपन ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत दान है, सियासी उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। स्टूडियोज़ में अनवर रज़ा साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सलमान आबिद साहब, सियासी माहौल में जो तनाव था, एक पार्टी उसको कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी अभी तक पकड़ाई नहीं दे रही। अगर बातचीत ही करनी हो वो तो गवर्नमेंट के साथ भी की जा सकती है, तो PTI असल में इस वक्त क्या चाह रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बातचीत होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान। और इमरान खान को भी ये जो अपनी पुरानी रविश है कि वो सियासी जमातों के साथ और सियासतदानों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, तो उनको सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सही, क्योंकि सियासी जमातों के साथ बातचीत की मदद से ही रास्ता निकलेगा। अगरचे मैं ये तस्लीम करता हूँ कि असल ताकत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान की भी लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। वहाँ टकराव है, वहाँ तनाव है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता जो है वो सियासी जमात के डायलॉग के जरिए निकलेगा। तो ये असली बात यह है कि डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत हो, इमरान खान हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, सबको अपनी अपनी पोजीशन से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए रास्ता निकालना होगा ताकि पाकिस्तान पॉलिटिकली आगे बढ़े। और जब वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी में आगे जाएगा, यकीनी तौर पर उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो सवालात हैं उन पर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बात की जा रही है अभी बड़ी वैलिड है कि आपको कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। और एक और बात जो अनवर साहब मौलाना के लिए कही जा रही है नून लीग की तरफ से कि PTI को वो कह रहे हैं कि अगर आप मौलाना से बात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं कर सकते। ये बात इसलिए भी बड़ी मुनासिब है क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा तो मौलाना भी रहे हैं। अभी उन्होंने PTI की पॉपुलैरिटी को देखते हुए या उनके वोटर को देखते हुए या अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अगर मौलाना के साथ बातचीत कर ली है तो क्या हर्ज है अगर नून लीग को भी अपना लिया जाए, पीपल्स पार्टी को भी कबूल कर लिया जाए और इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया जाए कि ये जमातें अब इक़्तिदार का हिस्सा हैं और अगले कुछ साल या कुछ अर्सा जब तक कि गवर्नमेंट मौजूद है हमें इनके साथ चलना पड़ेगा। शुक्रिया सलमा।
बानी पीटीआई जो हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि वो अपनी जमात को और अपने लीडरान को ये टास्क दें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बात करें। वो क्यों नहीं करना चाहते, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं और जानते हैं और उनको ये यकीन है कि जो उनकी गवर्नमेंट टॉपल की गई वो समझते हैं, और जो गिराई गई आईनी तरीके से उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया, वो समझते हैं कि इसमें सारी साजिश का जो मंबा था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। क्योंकि उसके बाद की जो हुकूमत थी वो आप देखिए शहबाज शरीफ साहब 16 माह PDM की जो गवर्नमेंट रही उसका वो प्राइम मिनिस्टर थे उसके, और तमाम सियासी जमातें उनके साथ थी। एक तो वो साजिश जो है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, दूसरी बात वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना हरीस समझते हैं और उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी तमाम सियासी जमातों से तो बात हो सकती है लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं, क्योंकि वो उनसे इंतकाम जो है वो लेना चाहते हैं, सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात तो हो नहीं गया करते। ना, वैसे बदला पूरा हो गया, गिरफ्तारियां उनकी हुई थी, इनकी भी हो गई, बस और क्या ये मामला लंबा चलेगा? देखिए, एक तो वो अब इस वक्त जेल में हैं, उन पर जो मुकदमात हैं वो किस तरह कायम किए गए, मुकदमात रैपिडली उनके जिस तरह डिसीजंस आए और जो कुछ हो रहा है वो समझते हैं कि ये सारा कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुआ। फिर वो ये भी कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये जो हुकूमत है ये फार्म 47 की हुकूमत है और ये हमारा हक था, हुकूमत हमें ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं इसलिए हमारी इस हुकूमत को भी छीना गया जिस तरह हमारी माजी की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए छीना गया था। तो ये वजह है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बात करने पर रजामंद नहीं है। वो चाहते ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ तो वो बातचीत कर सकते हैं लेकिन इनके साथ नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। वो चाहते हैं, हुकूमत में उन पर ज़्यादा वजन है कि वो तमाम अपोजिशन को, तमाम सियासी जमातों को कौमी जो एजेंडा है उन इशूज़ पर आगे लेकर चले, इसलिए वो चाहते हैं कि, और ये सियासी एक गुफ्तगू भी होनी चाहिए सियासी जमातों के दरमियान कि अगर आपने कौमी इशूज़ पर बैठना है फिर आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, एक मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत के और पानी PTI के वो अपनी जगह पर, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद, आप उससे बात कर सकते हैं और बात की भी जा सकती है किन इशूज़ पर, कौमी इशूज़ पर। अगर आप समझते हैं कि ये वो मुज़ाकरात या वो बातचीत होगी जिससे शायद बानी PTI को रिलीफ मिलेगा या वो बाहर निकल कर इस तरह सीज फायर कर लेंगे, तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। राना सनाउल्लाह की प्रेडिक्शन तो यही है कि अगर बातचीत कर लें तो देखिए, ये उन्होंने राना सनाउल्लाह को, आप बड़ा ज़ीरक सियासतदान है, वो इस तरह की बात जानबूझ कर करते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं दाना डालना ना, कि चेक करते हैं, वो पल्स चेक करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पल्स चेक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो उनमें एक पॉपुलर स्टांस है शेर अफजल मरवत का, और जो कारकुनान हैं वो बड़े जोशो जज्बे हैं, इंतकामी सियासत की वो बात करते हैं। वो ये समझते हैं कि पिछली हुकूमत को गिराने में और अब ये हमारी हुकूमत को छीनने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त है, इसलिए वो उनसे बात नहीं करना चाहते। जब बात हो सकती है वो कौमी इशूज़ पर पार्लियामेंट के अंदर बात हो सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से मुझे नहीं लगता कि बानी PTI तैयार हों या उन्होंने अपनी जमात में से किसी को ये मैंडेट, यानी कोई चांस नहीं है कि बातचीत की जाए। बिल्कुल ठीक है। आमिर अब्बासी साहब धमकी दे रहे हैं वज़ीर आला KP कि हम वफाक पे कब्जा कर लेंगे। क्या एक सूबे का वज़ीर आला, मतलब चारों जो इकाइयाँ होती हैं, अगर उनके वज़ीर आला यूँ धमकियाँ देने पे आ जाए, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो वफाक पे चढ़ाई का इरादा रखते हैं। और फिर जो आप हमेशा वकालत करते हैं कि उनको एहतजाज का हक होना चाहिए, फिर क्या इस किस्म के प्रोटेस्ट भी उनसे ज़ाहिर है जो इक़्तिदार पे बैठे हैं लोग, उनको ख़तरा तो होगा कि इस किस्म की किसी चढ़ाई का मंसूबा भी बना सकती है PTI? थैंक यू सलमा। पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनका जो बयान है, बहरहाल वो तो एक सियासी बयान है। आपको याद होगा कि वो इस तरह के बयान पहले भी देते रहे, लेकिन जब कौमी इश्यूज़ की बात आती है तो वो वज़ीर आज़म के पास भी आए, वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल में भी आए और दीगर इश्यूज़ पे भी वो बात करते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि एक अली अमीन गंडापुर है और एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़िम्मेदारी है वो है, तो दोनों को आप अलग अलग ट्रीट करें। तो खैर ये तो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल सियासी बयानात आपको भी याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी साहब को पता नहीं कहाँ कहाँ घसीटेंगे, लेकिन सियासी बयानात हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। मुज़ाकरात देखें, ये जो मुज़ाकरात हैं ये हुकूमत या ये मुस्लिम लीग नून, बहरहाल ये अनवर साहब जो कह रहे हैं दाना डालना, उनको तो खुद दाना डाला हुआ है और वो खुद दाना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। आपको पता होगा इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो एट क्वेश्चन है। उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हैं कि जिनको जीतना चाहिए था उनको नहीं जितवाया गया और जिनको नहीं जीतना चाहिए था उनको जितवा दिया गया। आप मियाँ जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट देख लें, आप खुद राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, आप मोहम्मद ज़ुबैर साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, आप सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, तो बहरहाल ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ
पार्लियामेंट का निज़ाम चलाने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन जो पीटीआई के इश्यूज़ हैं वो तो बहरहाल ये हुकूमत हल नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत तो खुद, उसके पास भी इतना बड़ा मैंडेट नहीं है कि वो पीटीआई के मसाइल हल करे। ठीक, पीटीआई के अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकते हैं, और उसके हवाले से बहुत सी खबरें ये आ रही हैं कि बैक चैनल बहुत सी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। नून लीग और पीटीआई के मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते कि पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ है कि जो नशिस्तें लेकर नून लीग हुकूमत बनाई है वो नशिस्तें पीटीआई की हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी नशिस्तें फॉर्म 45 में जो हमारी बनती थी वो फॉर्म 47 में नून लीग को दी गई, और नून लीग ने उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी फिर मेजॉरिटी बनाई, और वो बढ़ती बढ़ती अब वो 120 सीटों तक पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में। उसी की बुनियाद के ऊपर उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कैबिनेट बनाई। सो पीटीआई और नून लीग के तो मुज़ाकरात की तो समझ नहीं आ रही, और कैसे पीटीआई इसके ऊपर एग्री करेगी कि वो पीटीआई जो ये कहती है कि उनकी नशिस्तें इस्लामाबाद हो, पंजाब हो और बहुत से दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे और फॉर्म 47 में उनको हरवा दिया गया। सो ये मुज़ाकरात नेचुरली पॉसिबल नहीं है। ये किसी एक आधे सिस्टम को चलाने के लिए तो हो सकते हैं, बट जो ग्रीवियंस है पीटीआई का वो है ही एस्टेब्लिशमेंट से है, और उनका ये ख्याल है कि बेनिफिशरी इसमें नून लीग हुई है, तो बेनिफिशरी और जो इफेक्टिव हैं उनका मुज़ाकरात तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है सारे सिलसिले से। ठीक है डॉक्टर फारूक, 24 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तानियों का, अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी पैदा होगी, सियासी मैदान में हो या किसी भी हवाले से हो, ज़ाहिर है वो नुकसानदेह होती है, तो पॉलिटिकली इस इश्तियाल की सियासत के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए सलमा, तख्त या तख्ते की सियासत है, ये हमारा मॉडल है सियासत का। सही। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी हम बैठे हैं अप्रैल 2024 में। अगर सिर्फ 11 महीने पहले मैं आपको ले जाऊं, मई 2023 का जो महीना है, आप अंदाजा कीजिए कि उस वक्त महंगाई की शरह 40% पे पहुंच गई थी। आटे की कीमत में सिर्फ एक साल के अंदर 100% का इजाफा था। चावल की कीमत में कोई 85% का इजाफा था। मैं मई 2023 की बात कर रहा हूँ। ग्राफ देखने के काबिल है, मैंने आपको भेजा है, अगर आप स्क्रीन पे लगा सकें। पाकिस्तानी एक आग के दरिया से गुजर रहे थे। यकीन कीजिए आग का दरिया था, जबकि साल भर में 100% इजाफा आ जाए आटे की कीमत में। पिछले 11 महीनों में एहतजाजी सियासत के ऊपर पाबंदियां नजर आई, और उन 11 महीनों में हमने क्या कुछ कमाया। जो 40% के करीब इजाफा हो रहा था अशिया की कीमत में, हम आ गए हैं तकरीबन 20-21% में। सही। 40 से 20-21% पहुंचे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि एहतजाजी सियासत और तख्त और तख्ते की सियासत के ऊपर पाबंदियां लगी थी। ठीक। अब हमारी चॉइस है, हम चाहते हैं कि दोबारा से उस आग के दरिया में दोबारा डूबना है, उस दरिया से दोबारा गुजरना है। अच्छा, आप दूसरी चीज देखिए, आप शायद ग्राफ दिखा नहीं पा रही हैं, क्योंकि उससे देखने वाले को पता चल जाता है कि हमारे साथ अगर आप स्काई वो फुल स्क्रीन पे दिखा दें ग्राफ, तो उस पे देखने वालों को मदद मिलेगी समझने में। अब आप सोचिए, दोबारा से मई 2023 को मैं याद करता हूँ, हमारा सेंट्रल बैंक के पास $3.5 अरब पड़ा था। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और उसके पास $3.5 अरब बचा था। यकीन कीजिए, स्टेट बैंक एक अपने आग के दरिया से गुजर रहा था। 11 महीनों में क्या तब्दीली आ गई। हम $3.5 अरब से $8 अरब पे कैसे पहुंच गए, ये सवाल है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन। और जवाब ये नजर आता है कि एहतजाजी सियासत जो है उसके ऊपर जैसे पाबंदियां लगती हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जो किस्मत है वो बदलना शुरू हो जाती है। सही। तो अगर तो हमने तख्त और तख्ते की सियासत करनी है, तो फिर आग का दरिया हमें नहीं भूलना चाहिए, और हम वापस उसी दरिया की तरफ पहुंच जाएंगे।
अब वो दरिया पीछे रह गया है, उसकी वजह हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। और इत्तेजाजी सियासत शायद वो 1100 जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, शायद उनके फायदे में तो हो, लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से उसने 8 करोड़ पाकिस्तानियों को शराए गुर्बत से नीचे धकेल दिया। बिल्कुल। तो ये नहीं, हमें सोच समझ कर आइंदा फैसले करने, और इस किस्म की सियासत के हम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते, और बड़े मसाले जिन पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी महज़ब कौमों में एहतजाज करने के भी कुछ कवायद व ज़वाबित हुआ करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं पंजाब का किसान परेशान क्यों है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ज़रूरी शोबे में जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों को, वो बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही संगीन मामला है। इंडिया के अंदर जब किसान तहरीक चली थी, उसने मोदी हुकूमत को हिला के रख दिया था। दोबारा से वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया किसानों का। अभी इस वक्त पंजाब के अंदर बम्पर फसल होने के बावजूद सरकार गंदम नहीं ले रही। पंजाब में 3000 रुपये तक रेट गिर चुका है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ज़रूरी शोबे में गलती क्या है, हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, 7.5 करोड़ की लेबर फोर्स है इस मुल्क के अंदर और उसमें से 3 करोड़ ऐसे हैं जो ज़राअत के शोबे में हैं। आप सोचिए हम कितनी बड़ी पाकिस्तान की आबादी को तंग कर रहे हैं। तो अब बुनियादी वजह क्या है? अगर आप एक जुमले में उसका जवाब चाहती हैं तो हुकूमती मुदाखलत जो है एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर, उसने हमारी ज़राअत को तबाह कर दिया है। देखिए, 3 बड़ी फसलें हैं, गंदम की फसल है, चावल की फसल है और गन्ने की फसल है। इनमें से 2 फसलें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत मुदाखलत करती है। हुकूमत गंदम की कीमत फिक्स करती है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इदारा पास्को खोल रखा है, उसमें वो गंदम खरीदती है। वो पास्को का इदारा कोई 1000 अरब का नुकसान कर चुका है। उसमें चोरी होती है, उसमें गंदम की जगह मट्टी निकलती है, उसमें रिश्वत होती है। एक फसल ऐसी है जिसमें हुकूमत की मुदाखलत नहीं है और वो चावल की फसल है। आपने कभी सुना कि चावल की फसल ऐसी हो कि उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाएं, पाकिस्तानी जो हैं वो खरीदने के काबिल ना रहें? हर साल 3-3.5 अरब डॉलर चावल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं करती। गन्ने में हुकूमत की मुदाखलत है, गंदम में हुकूमत की मुदाखलत है। जिस फसल में हुकूमत मुदाखलत करेगी उस फसल की तबाही हो जाएगी। तो बुनियादी तो ये प्रॉब्लम है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में हम तकरीबन 3 मेट्रिक टन 1 हेक्टर के अंदर गंदम उगाते हैं। मिस्र जैसा मुल्क जो सहरा है बुनियादी तौर पे, वो 6 मेट्रिक टन गंदम उगा रहा है 1 हेक्टर के अंदर। सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क 6 मेट्रिक टन उगा लेता है 1 हेक्टर के अंदर। आप अंदाजा कीजिए, अगर हम सिर्फ मिस्र तक पहुंच जाए तो 7 अरब डॉलर की इजाफी गंदम पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है। अगर हुकूमत प्राइस फिक्सिंग बंद कर दे, हुकूमत हुक्मरानी करे, हुकूमत जो है वो ना गंदम की फसल के अंदर ना गन्ने की फसल के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करे, फिर जो काम करने वाले हैं हुकूमत के वो करती नहीं है। देखिए, पुराने बीज दिए जाते हैं किसानों को, कर्जे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बैंक किसानों को कर्जा नहीं देते हैं, फिर मिडलमैन आ जाता है, वो अपना 30-40% बीच में से कट निकाल लेता है। तो जो काम करने का नहीं है वो हुकूमत करती है, मुदाखलत करती है, और जो काम करने का है वो हुकूमत नहीं करती। यानी मसाइल की एक पूरी फहरिस्त है अनवर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा उसको हाईलाइट किया कि मसाइल असल में हैं क्या। गवर्नमेंट का काम है कि वो रेट फिक्स करे। ये ज़रूरी शोबे के बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो इस ज़रूरी मुल्क का हमने हशर क्या किया है? हम सिर्फ इस एक सेक्टर के मसाइल नहीं ख़त्म कर पा रहे, बाकी शोबे तो बहुत दूर की बात है। रियल स्टेट हमारी डाउन जा रही है, बाकी आप किसी भी शोबे को उठा के देख ले, वहाँ पे आपको जवाल नज़र आएगा। कुछ इदारों में पैसे झोंकी जा रही है। गंदम, अच्छा यहाँ पे गंदम का जो मामला है, गंदम की हुकूमत ने कीमत तो फिक्स कर दी, किसान से कॉन्सेंट नहीं लिया गया कि उनका खर्चा कितना आता है, उनको फसल की तैयारी में कितनी मेहनत, कितना वक्त दरकार होता है, ये सब कुछ जाने बगैर सरकार ने सोच लिया कि भाई इतनी कीमत होगी, और उसके बाद अल्टीमेटली खरीदी भी नहीं।
देखिए सलमा, ज़राअत के शोबे में जो भी आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। फिर किसान के मामले पर अगर आप देखें तो हर किसी ने किसान और ज़राअत के शोबे को इग्नोर किया। ना तो पूछा गया कि आपने अगर फिक्स करनी है, को प्राइस डिटरमिन करनी है, तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, किसानों से पूछना चाहिए कि किस तरह आपने इस फसल को बोया, कितनी परेशानियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जिसके बाद अब आप बम्पर क्रॉप आई है तो अब जब आपने परचेज़ करनी है तो अब आप हुकूमत उससे ये ख़रीद नहीं रही। अफसोस की बात है 3900 जो है इसकी प्राइस फिक्स की गई थी, अब तो 2100-2200 रुपये जो है वो भी किसान देने पर तैयार है, मजबूर है। उसकी वजह क्या है? आप देखिए किस तरह किसान की मजबूरी से ये जो माफियाज हैं वो फ़ायदा हासिल करते हैं। ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और इग्नोरेंस की वजह से ऐसा होता है। आप देखिए कि अब अगर जो आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है और अगर बारिशें होंगी, फसलें ख़राब होंगी, फिर सबसे बड़ी बात है गंदम को डंप करने के लिए ना तो प्राइवेटली और ना ही हुकूमत के पास जो है गोदाम मौजूद हैं। आप देखिए कि अगर बारिशों की वजह से 10% या 20%, 25% नमी आती है गंदम में, तो आपको पता है सारी गंदम काली हो जाएगी। तो फिर वो ना तो खाने के काबिल रहेगी और ना ही वो इस्तेमाल के काबिल रहेगी, वो तो फिर जानवरों के काबिल रहेगी। ये नुकसान किसका होगा? उन किसानों का जिन्होंने साल भर बड़ी मेहनत की। सलमा, एक और बड़ी बात है इंपॉर्टेंट, कितने जुल्म की बात है कि बारदाने के लिए 3 लाख किसानों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी है कि हमें बारदाना चाहिए। मिलेगा किसको? 1 लाख बमुश्किल किसानों को। अब जो 2 लाख है वो ट्रेडर्स के और माफियाज के रहमो करम पर होंगे। आपको याद है कि खादों की कीमतें किस तरह बढ़ा दी जाती हैं, फिर वो किसान मजबूर होकर वो खाद खरीदता है, महंगे दामों खरीदता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसमें जो 30 लाख टन गंदम बाहर से इम्पोर्ट की गई, जब वो आपने गोदामों में रखी हुई है तो मुझे बताएं कि आपकी जो लोकल फसल है, किसानों की जो है, वो कौन उसको उठाएगा, कौन उसको उसकी कीमत देगा? फिर सबसे बड़ी बात जो जुल्म है, जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर जो हुकूमतें होती हैं वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं, अब वो वफाक का रुख कर रहे हैं। मुझे बताइए ये कितने जुल्म की बात है कि साल भर 6 महीने जो मेहनत करता है किसान, जब फसल काटने की बारी आती है तो उसके साथ ये इम्तियाजी सलूक किया जाता है। यही वजह है कि आपका ज़राअत का जो शोबा है वो परवान नहीं चढ़ता, फलता फूलता नहीं है। चावल की बात डॉक्टर साहब ने की थी, चावल की जो तंजीम बनी हुई है, अगर उनकी एसोसिएशन जो है वो काम ना करे, हुकूमतों के साथ बातचीत ना करे, तो शायद उस फसल का भी यही हाल हो। अभी भी उनमें इतने मसाइल हैं। मेरी कई उनके लीडरान से बात हुई, अहदेदारान से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हुकूमत हमें ये इंसेंटिव दे, हमारा ख्याल करे, तो हम $बिलियन जो है वो और भी कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल हुकूमत बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अगर के साथ मशरूत है। सलमान आबिद साहब, मैंने मिसाल दी थी इंडिया में चलने वाली किसान तहरीक की, जो कि बहुत बड़ी तहरीक थी और उसने पूरे इंडिया में एक उससे भूचाल आ गया था, हिला के रख दिया था मोदी गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ छोटे मोटे एहतजाज तो होते हैं, कभी सियासी मकासद के लिए, कभी किसान, जब लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं किसान भी पहुँच जाते हैं, बजट आता है तो किसान पहुँच जाते हैं कि हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो रहे। हमारे यहाँ किसान तबके को अच्छा बीज मिलना, उनको अवेयरनेस देना, नए मेथड्स से इंट्रोड्यूस करवाना, इस सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? और क्या ये जो रेट मुख्तस किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, क्या बाकी ममालिक में हुकूमतें ऐसा करती हैं? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया तर्ज की तहरीक हमारे मुल्क का किसान क्यों नहीं चला सकता, हमारे पंजाब का किसान क्यों नहीं बाहर आ सकता इसके लिए? जो बात फरीद सलीम साहब ने भी की है, अनवर रजा साहब ने भी की है, जाती मसला पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का क्राइसिस है। ये जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ रूलिंग एलीट का तबका है, बाबुओं का तबका है, ब्यूरोक्रेटों का तबका है, इनको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, जो नौकरी पेशा है, सफेद पोश लोग हैं, उनके मसाइल क्या हैं। ये जिस फ्रेमवर्क से मसाइल का तज्जिया करते हैं वो एक आर्टिफिशियल और मसनूई तरीके से होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ किसान ही नहीं, हर तबके के लोग जो है इस वक्त परेशान हाल है और गवर्नेंस के सीरियस क्राइसिस हैं, और ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। यानी ये हर हुकूमत में मसाइल रहते हैं, कोशिश करते हैं। सलमान साहब आपकी आवाज़ शामिल है। सलमान साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, कोशिश करते हैं इसको फिक्स करें। तब तक मैं अब्बासी साहब का कमेंट शामिल कर लूं। अब्बासी साहब, गंदम के अभी तो मसले पैदा हुए हैं, हमारी ज़राअत का वैसे ही बुरा हाल है, हमारे किसानों के पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं होता, ज़रूरी चीज़ें नहीं होती, सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए भी उनको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर खाद, बीज, डीजल, हर चीज़ उनको बिजली समेत महंगी मिलती है। उसके बाद कोई थर्ड पार्टी आती है, उनकी मेहनत के ऊपर अपना रेट फिक्स करके साइड पे हो जाती है।
देखिए सलमा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि सबसे बड़ा जो इस्तेहसाल होता है किसान का वो मिडल मैन का होता है। जब भी उन्होंने अपनी गंदम फ़रोख्त करनी होती है तो पता चलता है कि उसमें एक मिडल मैन है और वो मिडल मैन ही असल जो तमाम तर रकूम होती हैं वो हड़प कर लेता है और किसान को कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इसमें तो फिर वही रोना रोना है कि हमारी हुकूमत जब तक, क्या वफाकी हुकूमत और क्या सूबाई हुकूमत, क्योंकि पहले तो ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत है, जहाँ पे हमारे पास फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ी वजारत है, उसके पूरी एक्सपर्ट्स हैं और वो इस तरह की उनकी नाक़िस हिकमत अमलीज़ होती हैं कि जब भी टाइमली जो परचेजिंग होती है गंदम की वो नहीं करते, फिर उसमें डिले करते हैं, फिर उसकी स्टोरेज का एक बहुत बड़ा मसला है और फिर जब ये ज़्यादा ओवर हो जाती है तो फिर हम बाज़ औक़ात उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो पता चलता है कि मुल्क में गंदम की जो ज़ख़ायर हैं वो कम हो गए हैं, फिर वो हम वापस इंपोर्ट करते हैं। सही। इस हर स्टेप के ऊपर एक माफिया है, हर स्टेप के ऊपर लोगों के कमाने के ज़रिए हैं और उसका जो तमाम तर नुकसान है मुल्क को होता है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो है एक गंदम की एक स्मगलिंग, बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाती है और उसका भी बहुत बड़ा नुकसान रियासत पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ता है। सो इन सारे हालात में जब तक हमारी स्टेट की प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं होंगी, जो ज़राअत जो सबसे बड़ी हमारी बैकबोन है, जब तक उसके ऊपर तवज्जो नहीं होगी तो फिर ऐसे ही नताइज आएंगे कि किसान से लेकर और उस प्रोडक्ट के एंड यूजेज तक हर स्टेप के ऊपर वहाँ पर मसाइल होंगे और उसका तमाम तर जो नुकसान है, या तो वो एक आम ख़रीदार या एक आम पाकिस्तानी है जो गंदम इस्तेमाल करता है वो भुगतता है, या फिर किसान है जिसकी पूरी मेहनत मजदूरी से ये चीज़ तैयार होती है, क्रॉप तैयार होती है, उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसमें माफियाज अपना इंटरेस्ट लेते हैं और माफियाज ही कमाते हैं और आम आदमी को नुकसान होता है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है उसके लिए हुकूमतें तैयार नहीं होती और उसमें मसलियत है, उसमें सियासी समझौते हैं, कमजोर हुकूमतों का निजाम है, तो तब्दीली जो आएगी जो आम आदमी के मफाद में होगी, जो मुख्तलिफ कमजोर तबकों के मफाद में होगी, जिसमें किसान भी है, उसका ताल्लुक तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के साथ है जो नहीं करते। डॉक्टर फरूख सलीम साहब इससे इत्तेफाक करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ तहरीकें क्यों नहीं चलती? हमारे यहाँ तहरीकें इसलिए नहीं चल रही है कि हमारे यहाँ तो बेशतर तहरीकें प्लांटेड होती हैं, यानी सियासी जमातें जो है वो भी किसी की और तरफ देख रही होती हैं और उसकी मदद से वो बाहर निकलती हैं या अंदर चली जाती हैं। इसलिए आम आदमी का इस वक्त पुरसाने हाल कोई नहीं है, ना सियासी जमातें हैं ना सियासीदान है। अब आप देखिए ना, पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, सूबाई असम्बलियां मौजूद है, सेनेट मौजूद है, मुझे आप बताइए कौन सोच रहा है आम आदमी के मसाइल के बारे में, किसान के मसाइल के बारे में? अभी दोस्तों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने किसान को इत्तेमाद में लिए बगैर कीमतें तय कर लेते हैं, किसान को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, उनसे मुशावरत नहीं करते, तो फिर आपका गवर्नेंस का जो फेलियर है वो यही नताइज देगा ना जो इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है। और मुल्क के अंदर रियासत के निजाम के बारे में, हुकूमत के निजाम के बारे में लोगों की बदएतमादी बढ़ रही है, तो ये तो खतरा। बिल्कुल ठीक है, अब लोग हुकूमत पर एतमाद नहीं कर पा रहे, चाहे वो सरमायाकार हों या वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो। बिल्कुल इस पे बातचीत होनी चाहिए सब लोगों को। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ खारजा पॉलिसी को भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर एक तरफ पाबंदी की बात हुई, दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान को अहम शराकतदार भी करार देता है। दोनों में से अमेरिका का असल चेहरा क्या है और वो पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात चाहता है? अनवर रजा साहब देखिए सलमा, अमेरिका का आप कंडक्ट देखिए, जब से पाकिस्तान उसका शराकतदार बना है वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब अमेरिका को ज़रूरत होती है ईरान के साथ अपने मामलात बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत क्या है कि वो पाकिस्तान को चाइना से दूर करे और ईरान के मामले पर इसराइल के लिए जो वो बैकडोर डिप्लोमेसी है, जो पैगाम रसानी की जा रही है, वो की जा सके। इसलिए वो पाकिस्तान पर इस तरह के दबाव डालता है कि उसे जो उसके मफाद में, उसके इंटरेस्ट में है और उसके साथ जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके जो इंटरेस्ट में है उसको वो फॉलो करता है। इसलिए वो पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा से इस्तेमाल करता है। तो आज भी वो पाकिस्तान को चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है कि
उसके साथ ताल्लुकात बिल्कुल एक हद तक हों। हालांकि अगर आप देखें तो भारत के साथ देखें उनकी कितनी बड़ी ट्रेड है, चीन के साथ उनकी कितनी बड़ी ट्रेड है। अब चूँकि ईरान और इसराइल का मामला है, इस मामले में डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को अपने मैसेजेस जो है वो डिलीवर कर रहा है। अब आपको पता है 28 को प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब वो फिर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, और जो गुफ्तगू ईरान के प्रेसिडेंट से हुई है, जो सऊदी अरेबियन यहाँ पर आए थे उनके साथ हुई है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, ये उन्हें कन्वे की जाएगी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है, उसके लिए वो अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करता है। इसी वजह से अब भी आप देखें कि पाकिस्तान से मुतालिक कभी वो पाकिस्तान को अपना शराकतदार कर लेता है, कभी वो इत्तेहादी बना लेता है, कभी वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन पर ले आता है, और कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जो इंसानी हकूक़ है उनकी खिलाफ वर्जियों पर भी खामोश रहता है, वो चाहे कश्मीर का मामला हो या फ़लस्तीन का। बिल्कुल ठीक है। आमिर अब्बासी साहब, अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बत में रहते हुए चाइना से मुतालिक अपने अज़ाइम की तकमील चाहता है या भारत से मुतालिक? देखिए, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ना, ये वो सास बहू का ताल्लुक है। कभी इसमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है और कभी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है। तो दूसरी तरफ एक बात तो तय है कि अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के साथ रजू करता है जब उसे इस खित्ते में कोई ना कोई बहुत बड़ा काम करवाना हो या उन्हें कोई इंटरेस्ट हो, और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है तो वो बिल्कुल अमेरिका जो है वो उसके बाद निकल जाता है और फिर दोबारा जो है वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करता। तो हर गुज़रते वक्त के साथ और गुज़रते दौर में जब अमेरिका का इंटरेस्ट हुआ तो अमेरिका ने हमें अच्छा शराकतदार बना दिया, और जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उन्होंने फिर हमें दोबारा रब्ता करना भी गवारा नहीं किया। तो इस वक्त क्योंकि जो खित्ता है और बिलखसूस पाकिस्तान के बॉर्डर ईरान के साथ क्योंकि जो है वो जुड़ता है, और ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है उसने पूरी दुनिया को जो है वो एक नई सूरत हाल से दो चार कर दिया है। हमारी दुआ है कि ये एस्केलेट तो ना हो, लेकिन क्योंकि अगर इसमें एस्केलेशन होती है दोनों तरफ से तो फिर इसमें ना सिर्फ खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो सकती है बल्कि पूरी दुनिया का जो मॉडल है वो भी तब्दील हो सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ईरानी सदर के आने से पहले अमेरिकी सफ़ीर ने क्योंकि मुलाकात भी की, बहुत टाइमली मुलाकातें थी, उन्होंने बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी की, और इसके साथ साथ फिर फ़ौरन जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर देना। बहरहाल ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान जो है वो एहतियात बरते और ईरान के साथ बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस टर्म्स को इम्प्रूव ना बढ़ाए और एक लिमिट्स में रहे और उसके साथ साथ चीज़ों को लेके आगे चले। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, अमेरिका चाहता क्या है पाकिस्तान से? देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में भारत है, और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत की जो बालादस्ती है और जो उसकी हेजमनी है उसको कबूल करके आगे बढ़े। पाकिस्तान पर भी वो जो दबाव की जो पॉलिसी है, जहां उसके अपने इंटरनल मफादात हैं, साथ साथ वो भारत के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और यही वजह है कि जो एक क्लैश पैदा करता है अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नोयत के हवाले से। लेकिन अमेरिका बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो खराबियां हैं उसका फायदा उठाकर आप पे दबाव डालता है ना। अगर आप अमेरिका के दबाव से निकलना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो अपने तौर तरीके बदले, अपने दाखिली इस्तेहकाम को मजबूत करें, अपने आप के यहाँ जमहूरियत को मजबूत करें, मईशत को मजबूत करें। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो फिर आप अमेरिका से ज्यादा जोरदार बात कर सकेंगे ना। लेकिन जब आप कशकोल लेके खड़े हुए हैं और आपकी डिपेंडेंसी सारी की सारी अमेरिका के ऊपर है, तो फिर ये कहना कि जी अमेरिका डिक्टेशन नहीं देगा, अमेरिका ये हमें भारत की तरफ राग़िब नहीं करेगा, ये फिर खुशफहमी है। जो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जब तक आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं करेंगे, अमेरिका समेत बाकी मुल्कों का दबाव, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर सूरत में वो आपके ऊपर रहेगा, ताकि आप उनके इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक, आइडियली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद होनी क्या चाहिए? देखिए, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसकी बुनियाद है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कौमी मफाद। ठीक। अब हमने ये सोचना है कि क्या हमने ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, भारत के साथ, सऊदी अरब के साथ जो खारजा पॉलिसी है उसकी बुनियाद जज्बात की बुनियाद पे होनी चाहिए या फिर कौमी मफाद। आप सोचिए कि 3 दफा जंग हो चुकी है चीन और भारत की। 1962 में जंग हुई, फिर 1967 में थी, फिर 2020 में थी। लेकिन आप अंदाजा करें कि जो तिजारत है चीन और भारत के दरमियान, अभी अनवर साहब ने उसका जिक्र किया,
135 अरब डॉलर की तजारत करता है। आप अंदाजा करें, हम पूरे मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब से नहीं जाती। भारत और चीन आपस में 135 बिलियन डॉलर की तजारत करते हैं। सही। आप सोचिए कि चीन जो है वो ताइवान की रियासत को तस्लीम ही नहीं करता, सिरे से तस्लीम ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक। लेकिन पिछले साल चीन ने अपने कौमी मुफाद में कोई 155 अरब डॉलर के कंप्यूटर के चिप्स ताइवान से इंपोर्ट करती है। बहुत बड़ी अमाउंट है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अदरवाइज हम इस पे मजाक करते। बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन पे डिस्कशन होना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।